हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस। हम रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं फैटमैन बुक की, जिसमें हमने अर्थक्वेक, लैटिट्यूड, सोलर सिस्टम ये सभी तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप चैनल पेज पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं उन वीडियोज़ को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर दूँगी। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं? वी हैव टू डेल्ट विद द टॉपिक इन अ सिंपल वे। जियोमॉर्फी इज़ अ scientific discipline concerned with description and classification of Earth's topographic features। जियोमॉर्फोलॉजी होती है कि जब हम अर्थ के टोपोग्राफिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं। टोपोग्राफिकल फीचर मतलब टोपोग्राफिकल फीचर्स वो होते हैं जिसमें अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, मैदान है यानी कि, ठीक। कुछ जगह आपको प्लेट्यूज देखने के लिए मिलेंगे, रिवर्स मिलती हैं, वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है, ड्रमलिन्स बनते हैं, ग्लेशियर्स। दीज ऑल आर द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस अकर ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है उसके पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो इंटरनली अराइज होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर से प्रेशर कोज करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो एक्सटर्नली अराइज होते हैं। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बोथ इन एंड बिलो द अर्थ सरफेस as well as the impact of human activity and on water availability and condition is known as हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी किसे बोलते हैं? जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है वाटर सरफेस पर, जब हम स्टडी करते हैं वाटर के मूवमेंट को एंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को, चाहे वो बिलो द लैंड हो या अबाव द लैंड, इसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। एंडोजेनिक फोर्सेस आर अकर ड्यू टू एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस से वो प्रेशर से अर्थ में जो चेंजेस आते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं, उस जियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। जो एंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस से अराइज हुई है, ठीक है। ऑल रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ आर सब्जेक्ट टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं एंडोजेनिक प्रोसेस के? हिमालयाज़ का फॉर्मेशन, और मैंने बताया था ना कि टोपोग्राफिकल फीचर्स में हम किस किस की स्टडी करते हैं। जैसे प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो हिमालय क्या है? हमारा माउंटेन है। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालयाज़ के बारे में एक फैक्ट ये है कि हिमालयाज़ आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट ग्रेटर दैन एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो इनसाइड द अर्थ अराइज होते हैं, ये ग्रेटर होते हैं दैन द एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि एक्सटर्नली अराइज होते हैं, उनसे ग्रेटर होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और हमारे जो हिमालयाज़ हैं आर स्टिल इन देयर ग्रोथ फेज़, ओके। हिमालयाज़ अभी भी ग्रो कर रहे हैं, हिमालय की हाइट जो है वो अभी भी ग्रो कर रही है। अरावलीज आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे कि एक्सोजेनिक फोर्स, और ये एक्सोजेनिक फोर्सेस से इनका फॉर्मेशन हुआ है। एंडोजेनिक फोर्सेस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ। मैंने अभी बताया था ना कि एंडोजेनिक फोर्सेस मीन्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अब इफेक्ट देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के। एंडोजेनिक फोर्सेस देख लिया हमने, जियोमॉर्फिकल प्रोसेस क्या होती हैं ये भी देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि एंडोजेनिक फोर्सेस के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस का जो मेन इफ़ेक्ट है दैट इज़ डायस्ट्रोफिज्म। वैसे तो कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं। डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है? इसमें जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर कौन सी है?
क्रस्ट। 3 लेयर होती है ना अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, क्रस्ट। क्रस्ट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्थ के क्रस्ट का क्या होता है, डीफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट का डीफॉर्मेशन होता है, यानी कि डिग्रेड होती जाती है। दीज मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग लार्ज स्केल लैंड फॉर्म्स ओवर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डायस्ट्रोफिज्म के कई सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरोजेनिक फोर्सेस, एपिरोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ओरोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जब माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एपिरोजेनिक में इसमें अपलिफ्टमेंट होता है, किसका, अर्थ क्रस्ट के लार्ज पार्ट्स का अपलिफ्टमेंट होता है। और अर्थक्वेक तो आपको पता ही है, इट इज़ द शेकिंग ऑफ ग्राउंड और अर्थ। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, जो मेजर लैंड फॉर्म्स बने होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर क्रस्ट में जो लेयर होती है, लिथोस्फेयर, हमारी क्रस्ट एंड अपर मेंटल पार्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। जब लिथोस्फेयर की लेयर्स मूव्स करती हैं या प्लेट्स मूव करती हैं ऑन एस्थेनोस्फेयर, तभी तो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई थी। प्रीवियस वीडियो में आप जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को। मैंने इससे जो पहली वीडियो है उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ सब पूरी डिटेल में करा रखा है अच्छे से, आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर एक एक बताऊँगी क्योंकि हमारा रिविज़न सीरीज़ चल रही है। ओके, आई होप आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम को कम ही टाइम बचा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वोल्केनोज। एंडोजेनिक फोर्सेस का पहला टाइप क्या था, डायस्ट्रोफिज्म, दूसरा वोल्केनोज या सोर्सेज जो हैं। वोल्केनोज क्या हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दे डिस्क्राइब्ड एज ओपनिंग वेंट्स वेयर लावा और मैग्मा इरप्ट्स। क्या है वोल्केनोज, वोल्केनो में इनसाइड द अर्थ से लावा, जो मटेरियल या जो डेब्रीज फ्लश आउट होती हैं बाहर की साइड, उसे, इस प्रोसेस को या जो जिस लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसे वोल्केनो बोलते हैं। और वोल्केनो में इनसाइड द अर्थ से जो मटेरियल बाहर की तरफ फ्लश आउट होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, दैट इज़ इन मोल्टन फॉर्म। और ओवर द टाइम वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होकर कूल होता है, देन सॉलिडिफाई एंड देन फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस आर द जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अगर ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ये प्रोसेस जो हैं ये अर्थ के सरफेस पर दिखाई देती हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस से अराइज होती हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस बीनीथ द अर्थ से अराइज होती थी, ये एंडोजेनिक फोर्सेस बीनीथ द अर्थ अराइज होती थी, और एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि और जो कोज करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस को। और एक्सोजेनिक प्रोसेस हमारी अर्थ के सरफेस पर होती है। अब ये भी कई तरह से हो सकती है, जैसे डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन क्या है, रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट कोज द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ्स सरफेस। इसमें रिडक्शन होता है एलिवेशन का लैंड फॉर्म्स के, ठीक है। जैसे ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स मेल्ट करते रहते हैं, वो किससे, एक्सटर्नल फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो वो क्या है, वो डीन्यूड हो जाता है, डीन्यूडेशन हो जाता है उसका, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस का एक सोर्स हमारा क्या है, एनर्जी का सोर्स, दैट इज़ सन। ये देखिए डीन्यूडेशन प्रोसेस का पूरी फ्लो चार्ट की फॉर्म से इसमें समझाया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। डीन्यूडेशन प्रोसेस के लिए प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे एक वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स ब्रेक कर जाती है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट में, और ये कौन से फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मोलिकुलर फोर्स, स्ट्रेसल, केमिकल एंड एक्शंस। मास मूवमेंट,
मास मूवमेंट तब होता है जैसे लैंडस्लाइड वगैरह आती है हमारी, इसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन के लिए कई सारे एजेंट होते हैं, जैसे विंड हो सकती है, वाटर जैसे फ्लड आती है कई बार, तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। बातें हैं वेदरिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। वेदरिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं, जो कि डिज़ोल्व कोज करती है, डिज़ोल्व हो जाती है अर्थ के सरफेस पर। सपोज़ ये कोई रॉक है, ठीक है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर कुछ केमिकल एक्शंस जैसे रेन वगैरह, रेन आती है तो रेन में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो सब रॉक के मटेरियल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और वो वेदरिंग कोज करती हैं कि रॉक स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, जो किसी भी रॉक की या तो ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर डिज़ोल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। होप यू विल गेट इट। टाइप वेदरिंग के कई टाइप्स होते हैं। टाइप्स किस बेसिस पर हैं ये? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं वेदरिंग के लिए, जैसे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ओके, फिजिकल वेदरिंग जो होती है दैट इज़ कोज्ड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब रॉक एटमॉस्फेरिक कंडीशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, इसे बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। ये कैसे हो सकती है? या तो ज़्यादा हीट मिले, जब फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे हीट, प्रेशर। इसके एग्जांपल हैं हमारे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, फ्रॉस्ट वेजिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आती है केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने आपको भी रेन वाला एग्जांपल दिया था ना, एक्सप्लेन किया था, वही है इसमें ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन वगैरह की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग। इसमें रॉक का ब्रेक डाउन होता है एंड सॉइल्स थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सच एज अर्थवर्म, रोडेंट्स। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ एन इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू मतलब इसके लिए रॉक को हमें किसी और जगह नहीं लेके जाना पड़ता, वो जिस जगह पर रहती है उसके उसी एरिया में, उसी कंजर्वेशन एरिया में ये वेदरिंग की जो प्रोसेस है होती है, ठीक है। जैसे डायस्ट्रोफिज्म के कई सारे इफ़ेक्ट थे, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, इसी तरह वेदरिंग के भी कई सारे इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। वेदरिंग के 3 इफ़ेक्ट हैं, मेनली तो 2 इफ़ेक्ट हैं, जैसे एक्सफोलिएशन, मास मूवमेंट एंड इरोजन। एक्सफोलिएशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में लार्ज कर्व्ड प्लेट्स जो होती हैं रॉक की या स्लैब्स ऑफ रॉक्स, वो स्ट्रिप्ड अवे, यानी कि वो रॉक के पेरेंट रॉक से नई डॉटर रॉक फॉर्म हो जाती है, एक अदर लैंड मास में सेपरेट हो जाती है। एंड मास मूवमेंट में क्या होता है? जब डाउनवर्ड, जैसे ये रॉक है, ये रॉक के स्लोप हैं, ठीक है, जब रॉक के फ्रेगमेंट्स डाउनवर्ड मूव करते हैं टुवार्ड्स द ग्राउंड, क्यों करते हैं? इनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास मूवमेंट, ठीक है। अब मास मूवमेंट्स कई तरह का हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है, स्लो हो सकता है, ठीक है। जब ये रैपिड फॉर्म में होता है तब बनते हैं अवलांचे एंड मड फ्लो, और जब ये स्लो होता है तब क्रीप करता है, और जब ये स्लो मूवमेंट करता है उस टाइम पर ये वाला मूवमेंट जो है स्लो मूवमेंट, ये हमें टेम्परेट रीजन्स में देखने के लिए मिलता है। इरोजन तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंडफॉर्म पर। लैंडफॉर्म्स क्या हैं? दीज आर द नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। दीज आर द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ्स सरफेस। अर्थ की सरफेस पर जो भी नेचुरल फीचर्स हैं या मैन मेड फीचर्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। इसमें नेचुरल फीचर्स कौन से होते हैं? जो नेचुरली फॉर्म हुए हैं, जैसे रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है,
रिवर्स तो एजेंट है, रिवर्स ने क्या बनाई हैं, वैलीज़, जॉर्जेस, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब क्या हैं, हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, लेकिन ये नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं। और मैन मेड लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं, मैन मेड लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल लेक वगैरह का फॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब लैंड फॉर्म्स के कई सारे दो टाइप होते हैं मेनली तो, लेकिन कई सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेनली हम हर एजेंट के दो टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, इरोजन एंड डिपोजिशनल। इरोजनल लैंड फॉर्म्स में क्या होता है, ये इरोजन की प्रोसेस से क्रिएट होते हैं, ठीक है। इरोजन मतलब सपोज जैसे यहाँ से पानी, ये एक रास्ता है, यहाँ से ऐसे पानी बहकर आ रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ से आ रहा है वहाँ से कुछ मटेरियल को इरोड कर रहा होगा, ठीक है। अब ये इसने वहाँ का पेरेंट मटेरियल इरोड किया है, क्योंकि जब पानी फ्लो के साथ आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आता है, ठीक है। तो इसने वहाँ का, जहाँ से वो सेडिमेंट्स कलेक्ट किए हैं रास्ते से, तो वहाँ पर इसने कुछ ट्रेंच का फॉर्मेशन किया होगा, गड्ढे बने होंगे, ठीक है। तो वो जो लैंड फॉर्म है जो इरोजन से क्रिएट हुआ है उसे बोलते हैं इरोजनल। और अब ये पानी जैसे सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है, तो जहाँ पर ये इन सेडिमेंट्स को लीव कर देगा, वहाँ पर इसके सेडिमेंटेशन से क्या बनेगा, एक नया लैंड फॉर्म बनेगा। जैसे कि हमारे डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है, रिवर्स डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। ये देखिए लिखा हुआ है, दीज आर क्रिएटेड व्हेन सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड इन एरिया ऑफ रिड्यूस्ड फ्लो एनर्जी। जहाँ पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर फ्लो, जो वाटर फ्लो है या विंड फ्लो है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वो वहाँ पर जो पेरेंट मटेरियल अपने साथ लेकर आए हैं उनको डिपॉजिट कर देते हैं। अब हम अलग अलग एजेंट्स, मैंने बताया था ना कई सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो लैंड फॉर्म रिवर्स क्रिएट करती है, रिवर जैसे बहते हुए आ रही है तो ये भी कई सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती है। जैसे कि ये रिवर गोज, एक रिवर की 3 स्टेज होती हैं, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। जब रिवर अपनी पहले अपर स्टेज में होती है, देन मिडिल स्टेज में होती है और फिर लोअर स्टेज में आती है, तो इस लाइफ स्पान में रिवर कई सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए, ये वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन किया हुआ है, ये डिग्रेडेशन हुआ है, यहाँ ओल्ड स्टेज में है रिवर, ये मैच्योर स्टेज है एंड ये यूथफुल स्टेज है। यहाँ पर देखते हैं डिटेल में, देखिए यूथफुल स्टेज में रिवर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, हमारे एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। वी शेप्ड वैली, जॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स एंड ट्रेंच ऑफ मीएंडर। और मैच्योर स्टेज में फॉर्मेशन करती है मीएंडर्स का। मीएंडर का फॉर्मेशन यूथफुल स्टेज में भी करती है, मैच्योर स्टेज में भी करती है, एंड ओल्ड स्टेज में फॉर्मेशन करती है ओक्सबो लेक का, डेल्टाज का एंड फ्लड प्लेन्स। ओक्सबो लेक की शेप ऐसी होती है, हॉर्स शू शेप होती है ओक्सबो लेक की, इसीलिए से ओक्सबो लेक्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और फ्लड प्लेन्स का, डेल्टाज ऐसे है ना, सुंदरवन के डेल्टा आपने देखा होगा, मतलब कि इमेजेस तो देखी ही होंगी, अगर वैसे भी नहीं देखा है विजुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पर कई सारे बहुत सारे सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ पूरे रास्ते फ्लो करके लाती है, यहाँ पर उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है, उनको लीव करके आगे की तरफ मूव कर जाता है वाटर फ्लो, तो तब फॉर्मेशन होता है डेल्टाज का। और मीनेंडर का फॉर्मेशन होता है ऐसे, ठीक है। ये जो यहाँ पर साइड में बने हैं ना, ये मीएंडर्स बनते हैं। और जो ओक्सबो लेक है, सपोज वाटर ऐसे आ रहा है, रिवर ऐसे आ रही है, अब रिवर ऐसे आ रही है, यहाँ पर बीच में कुछ बैरियर आ गया, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर बीच में कुछ बैरियर आ गया, तो ये रिवर यहाँ से कट हो जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद अपने रूट को ऐसे डाइवर्ट कर लेगी। तो यहाँ पर जो ये ऐसे वाटर एरिया
बचा हुआ है, इसे बोलते हैं ओक्सबो लेक। इसकी शेप ऐसी होती है, हॉर्स शू टाइप शेप होती है इसकी, ठीक है। अब वैलीज माउंटेन्स, अब रिवर माउंटेन के बीच से जब फ्लो करती है तो वो वी शेप वैली का फॉर्मेशन करती है, जॉर्जेस बनाती है, कैनियंस, वाटरफॉल्स बनाती हैं। इरोजनल लैंड फॉर्म्स कौन से हैं? ये तो थे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ये तो हमने पढ़े हैं रिवर की स्टेजेस के अकॉर्डिंग लैंड फॉर्म, जैसे यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड में। अब हम देखेंगे इरोजनल लैंड फॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। इरोजनल लैंड फॉर्म्स तो यही थे जो हमने अभी देखे हैं, वी शेप्ड वैली, जॉर्ज, कैनियन, रिवर टेरेस एंड एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होते हैं ओक्सबो लेक, ठीक है, एलुवियल फैन, डेल्टा, लेवीज एंड ब्रेडेड चैनल, दीज ऑल आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। ये देखिए दिखाया हुआ है ओक्सबो लेक, जैसे मैंने बताया था ना आपको, वैसे ही होती है, ठीक है। अब देखते हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं? ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं सर्क्यू, एरिट, हॉर्न एंड ग्लेशियल वैलीज। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं ग्लेशियर के? दैट इज मोरेन्स, ड्रमलिन्स, एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। अब जो लैंडफॉर्म्स ग्राउंड वाटर से क्रिएट होते हैं, अब ग्राउंड वाटर के देखते हैं। ग्राउंड वाटर के ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? दैट इज सिंक होल्स, डोलिन्स, लैपीज, उवला एंड लाइमस्टोन। और डिपोजिशनल है स्टेलेक्टाइट, पिलर्स एंड स्टेलेगमाइट। ये जो इमेज है ना, ये एनसीईआरटी से ली हुई है इमेज। देखिए मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सिंक होल्स इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, और जब ये दो सर्कल या दो इस टाइप की जो फीचर्स हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तब ये फॉर्मेशन करते हैं डो लाइन्स का, तब इसको डो लाइन्स बोलते हैं। और अगर ये चार मिल जाते हैं तब इनको बोलते हैं उवला, ठीक है। होप यू ऑल गेट इट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं स्टेलेक्टाइट, ये एक सरफेस है, ये एक केव एरिया है, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर ऐसे नीचे की तरफ ऐसे टपक टपक के ऊपर से टुवार्ड्स द ग्राउंड, जब ये डिपोजिशन होता है तब इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और जब ये डिपोजिशनल बिलो द ग्राउंड अपवार्ड की साइड होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है मूवमेंट, तब इसे क्या बोलते हैं? स्टेलेगमाइट बोलते हैं। और जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तब ये फॉर्मेशन करते हैं पिलर्स का, ठीक है। ये देखिए पिलर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए, स्टेलेक्टाइट हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, यानी कि छत से, स्टेलेगमाइट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। सी वेव्स कौन से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं? इरोजनल में क्लिफ, केव, स्टैक, आर्क का। और डिपोजिशनल में बीचेस का करती हैं, दून्स का फॉर्मेशन करती हैं, बार, बैरियर्स, स्प्लिट, टोम्बो। ये हमें 3 दून देखने के लिए मिलती हैं। देहरादून, इंडिया में 3 जगह दून का फॉर्मेशन है, कोटा दून एंड हरिके दून, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये फैक्ट मैंने वहीं से उठाया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। देखिए इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से बीच का फॉर्मेशन होता है। ये कोस्टल लगून है, लगून ऐसी होती है जैसे ओक्सबो लेक होती है ना, हॉर्स शू शेप्ड होती है, ठीक है। ये ऑफशोर सैंड बार है, और ये सैंड दून का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रखा है। सैंड दून कई टाइप से बनती है, ऐसे होता है सैंड दून का फॉर्मेशन, ये शेप होती है सैंड दून की। कई सारी शेप्स होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं और कुछ में ऐसे होती हैं, ओके। नाउ विंड से क्रिएटेड जो लैंडफॉर्म्स हैं उन्हें देखते हैं। इन्हें एओलियन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं। इरोजनल होते हैं पैडी प्लेन, प्लाया और मशरूम रॉक्स। और डिपोजिशनल होती हैं सैंड दून्स, जैसे कि बर्चन एंड शेल्फ। ये इमेज भी एनसीईआरटी से ही ली हुई है, इसमें परमार सर ने। देखिए विंड के जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, सपोज़ ये एक रॉक थी, इमेजिन कीजिए एक रॉक थी, इमेजिन नहीं मतलब ये सच में ही रॉक
ऐसी इमेज ली हुई है कि ये जो लैंड फॉर्म है ये रॉक से ही क्रिएट हुआ है। अब देखिए ये रॉक ऐसे थी पहले ये एक पूरी रॉक थी, लेकिन ओवर द टाइम अब ऐसा नहीं है ओवर द टाइम कि 1 मंथ में हो जाएगा, 2 मंथ में हो जाएगा, 6 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या आप कह लीजिए कि मिलियन ऑफ ईयर्स भी लगते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक रॉक थी, अब विंड ने धीरे धीरे इसको इरोड करना शुरू किया। ये पहले ऐसी हो गई, फिर इधर से भी इरोड होने लगी है, इधर से भी। अब ये कैसी बची है, एक टेबल माउंट जैसी लग रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं मशरूम रॉक। ये नीचे ऐसा पिलर है और ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे अम्ब्रेला लाइक। तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, मशरूम का होता है, फंगस का, ठीक है। तो इसीलिए से मशरूम रॉक बोला जाता है। ये विंड का इरोजनल लैंड फॉर्म है। विंड क्या कर रही है, पेरेंट रॉक मटेरियल को इरोड कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं मशरूम विंड के जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स विंड के दैट इज़ बर्चन, पैराबोलिक एंड देन विंड डायरेक्शन। अगर ये ट्रांसवर्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो फर्टाइल लैंड पर स्मॉल पैचेस, जो फर्टाइल लैंड के स्मॉल पैचेस होते हैं वाटर सोर्सेज पर, जैसे आइलैंड्स वगैरह पर, उन्हें बोलते हैं ओएसिस। बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड के भी हो सकते हैं और पॉइंटेड भी हो सकते हैं, अभी हमने ऊपर इमेज में देखा है, ठीक है। ओके, होप यू ऑल गेट इट। और लैंड फॉर्म्स और जियोमॉर्फिकल प्रोसेस आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एटमॉस्फेयर, हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो टच में रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योग्राफी की पूरी परमार सीरीज़ पर पूरी परमार बुक कवर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये परमार की बुक हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यूपीपीसीएस के जनरल स्टडीज़ के पिछले 30 सालों के PYQs कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।